Assalamu alaikum dear learners, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास तक हमने पढ़ा था कि ये क्या है। इस लेक्चर में हम देखेंगे इक्विलिब्रियम क्या है, उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, उसको कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उसकी टाइप्स को देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी कंडीशंस को देखेंगे कि कंडीशंस क्या हैं, एनिमेशन वीडियोज़ के साथ, ईजी एग्जाम्पल्स के साथ हम इनको कवर अप करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम अपना स्टार्ट करते हैं। We have learned how translatory and rotational motion can be caused due to the application of the external forces. हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, बेरोनी फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी के अंदर ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन को पैदा कर देती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं किसी सीधी लाइन में मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। और किसी बॉडी के एक सर्कल के अंदर मूव करना, उससे क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी टेबल के ऊपर बुक पड़ी है उसको खींचते हैं, अपने हाथ से फोर्स लगाते हैं, तो वो क्या होता है? बॉडी एक यानी जो बुक है वो टेबल के ऊपर एक लाइन में सीधी हरकत कर जाती है, मूव कर जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। और रोटेशनल मोशन क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम दरवाज़े को हैंडल से पकड़कर खोलते हैं या बंद करते हैं, तो उससे क्या होता है? दरवाज़ा घूम जाता है अपने हिंज के राउंड। तो ये क्या होगी? रोटेशनल मोशन। Now we shall see how external forces can be balanced to produce no translation or rotational effects. इसमें वो कह रहा है कि हम यहाँ पे रीड करेंगे इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में कि किस तरह से जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो बैलेंस कर देती हैं बॉडी को। उसके अंदर कोई भी ट्रांसलेशन यानी कि कोई भी एक सीधी लाइन में मूवमेंट भी नहीं हो रही होती और ना ही बॉडी जो है वो रोटेट करती है। क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं और बॉडी के अंदर कोई भी इफ़ेक्ट पैदा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सीसा झूले के ऊपर दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, जब दोनों बच्चों का वज़न या वेट बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो तो क्या होगा? कोई भी बच्चा या कोई भी पलड़ा झुकेगा नहीं, दोनों बैलेंस रहेंगे। सो ये क्या एग्जांपल है इक्विलिब्रियम की। We know that if a number of forces act on a body such that their resultant is zero, the body remains at rest or continues to move with uniform velocity if already in motion. इसमें वो कह रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं इस लिहाज से कि जो उनका रिजल्टेंट है वो ज़ीरो है, यानी उनका जो प्लस अप है या जो उनका एडअप है वो ज़ीरो हो जाता है, तो क्या होता है? बॉडी रेस्ट में रहती है, मूव नहीं करती, वो रुकी रहती है, साकिन हो जाती है। या अगर वो ऑलरेडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो वो क्या होता है? एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यानी कि एक जैसी स्पीड के साथ वो हल्की हल्की हरकत करना शुरू हो जाती है। दिस स्टेट ऑफ अ बॉडी इज नोन एज द इक्विलिब्रियम। ये जो बॉडी की स्टेट है इसे क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं, विच कैन बी स्टेटेड। यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी है। अ बॉडी सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ इट हैज़ नो एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो क्या करती हैं? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, जिसकी वजह से जिस्म की जो कंडीशन है या जिस्म की जो हालत है वो तब्दील नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो टेबल पर पड़ी हुई बुक है वो बिल्कुल भी नहीं हिलती जुलती, ना आगे को ना पीछे को, ना ही रोटेट करती है, तो ये क्या होगी? इक्विलिब्रियम की एग्जांपल होगी। इसी तरह जैसे एक कार है वो एक ही रफ्तार के साथ, एक ही यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है, ना तेज़ हो रही है उसकी स्पीड, ना ही स्लो हो रही है, तो ये भी क्या कंडीशन होगी? इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी टू टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम की। एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए, अ बॉडी एट रेस्ट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कहता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो है जब बॉडी रेस्ट में होगी, बिल्कुल साकिन होगी, कोई भी उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रही होगी, तो वो क्या होगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पर एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई बुक है या पड़ी हुई चेयर है, मतलब क्या, यानी वो ऐसी तमाम बॉडीज़ जो जिनके अंदर मूवमेंट नहीं हो रही होती, जो साकिन होती हैं, रुकी हुई होती हैं, रेस्ट में होती हैं, उनको क्या कहते हैं? ये किस कंडीशन में है? ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में है। वेयर एज अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। कहता है कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो एक ही स्पीड के साथ चलती जा रही है, उसकी कंडीशन क्या है? यहाँ पे शर्त क्या है? शर्त ये है कि उसकी स्पीड जो है ना हो उसमें इजाफा होना चाहिए, ना ही उसमें कमी होनी चाहिए, बल्कि एक ही स्पीड के साथ। अगर कार मूव कर रही है 30 वाली स्पीड पे है तो 30 की स्पीड में ही जा रही है, ना वो 30 से 20 हो रही है या ना वो 30 से 40 हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? ये है डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि एक ही स्पीड में चलती जा रही है। एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर। कहता है इस फिगर
फिगर में दिखाया गया है कि किस तरह जो बुक है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। ओनली 2 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, कहता है कि इसके ऊपर 2 फोर्सेज लग रही हैं। हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेज हैं। वन इज इट्स वेट W, कहता है कि एक उसका वेट है, यानी वेट भी क्या है, W बराबर है F, और F बराबर है mg के। हम पीछे पढ़ चुके हैं ये वाली कंडीशन के W किसके, F बराबर है W के और W बराबर है mg के। सो ये तीनों जो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। कहता है कि एक जो है वेट उसके ऊपर लग रहा है, वेट भी क्या है, फोर्स की एक काइंड है, और W बराबर है mg के, एक्टिंग डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड लग रहा होता है। एंड द अदर फोर्स इज Fn उसमें वो कह रहा है कि नॉर्मल फोर्स, द नॉर्मल फोर्स दैट द टेबल एक्सर्ट्स अपवर्ड ऑन द बुक। अब इसमें वो कह रहा है कि एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है और उस बुक के ऊपर जो है 2 फोर्सेस लग रही हैं। एक उसका अपना वेट है, वेट भी क्या है, फोर्स की एक काइंड ही है जो ज़मीन की तरफ नीचे लग रहा होता है। ठीक है, कोई भी जो जिस्म, किसी भी बॉडी का वेट है वो नीचे ज़मीन की जानिब झुका हुआ होता है। ठीक है, एक कहते हैं एक उसका वेट है और दूसरा वो नॉर्मल फोर्स है जो टेबल जो है वो बुक के ऊपर लगा रही है। ठीक है, वो नॉर्मल फोर्स जो टेबल बुक के ऊपर लगा रही है। इसी तरह 2 फोर्सेस हो गई हमारे पास, एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है। तो यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम से मुराद ये होगा कि बुक जो है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही, वो एक जगह पे रुकी हुई है। चूँकि बुक जो है वो मूव नहीं कर रही, तो इसलिए इसका मतलब है कि इन दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है या जो कीमतें हैं वो बराबर हैं, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ये देखिए, इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। सो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं पैदा होगी और बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रुकी रहेगी। यानी कि Fn के अंदर से हमने माइनस करना है वेट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। सिंस द बुक इज़ एट रेस्ट सो इट हैज़ नो ज़ीरो एक्सेलरेशन, कहता है कि बुक कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही, रेस्ट में है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन तब पैदा होता है जब बॉडी को स्पीड चेंज हो या बॉडी कोई मूवमेंट करे, तो चूँकि बुक जो है मूव नहीं कर रही इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। देयरफॉर द सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बुक शुड बी 0, कहता है कि इसीलिए जो फोर्सेज, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही इसलिए जो सम ऑफ ऑल फोर्सेज होगी वो शुड बी 0 होगा। सो दैट द बुक इज सेल्ड बी टू बी इन इक्विलिब्रियम, इसलिए जो बुक है उसको हम कह सकते हैं कि ये बुक जो है वो इक्विलिब्रियम में है। हैंस Fn माइनस W इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए कि Fn माइनस W है। Fn क्या है, वो नॉर्मल फोर्स है जो टेबल बुक के ऊपर लगा रहा है, और W क्या है, W इसका वेट है जो नीचे की जानिब झुका हुआ है। अब इन दोनों के दरमियान माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया कि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। Fn जो है वो पॉजिटिव में है, W जो है वो नेगेटिव में है, इसलिए जब इनको प्लस अप करेंगे तो एडअप करेंगे तो दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब हम फोर्सेस को सम अप करते हैं तो नॉर्मली क्या आता है, इनके दरमियान प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे जो इनकी डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, इसलिए इनके दरमियान क्या आएगा, माइनस आएगा। तो जब हम इनको माइनस करेंगे और W यहाँ पे माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा, तो Fn इज इक्वल टू W, यानी दोनों फोर्सेज एक दूसरे के डायरेक्शन सेम नहीं है लेकिन इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए ये एक दूसरे के असर को या इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट पैदा नहीं होगी और बॉडी इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। दिस मीन्स दैट फोर्सेज कैन एक्ट ऑन अ बॉडी विदाउट एक्सेलरेटिंग इट, प्रोड्यूसिंग दीज फोर्सेज बैलेंस ईच अदर, कहता है कि ये जो एक्ट कर रही हैं बॉडी के ऊपर विदाउट एक्सेलरेटिंग, यानी इसके अंदर कोई भी मूवमेंट पैदा की है, ये इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं दोनों फोर्सेस, जिसकी वजह से दोनों फोर्सेस उसको बैलेंस कर देती हैं और कोई भी मूवमेंट इसके अंदर नहीं हो रही होती। आगे देखिए, उसने दूसरी एग्जांपल दी है, एन इलेक्ट्रिकल बल्ब हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम, कहता है कि एक जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो छत की सीलिंग के साथ लटका हुआ है। और उसके बाद ये भी कहता है कि इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। एक जो बल्ब है वो सीलिंग के साथ लटका हुआ है। देखिए अब इसमें कि जो बल्ब है उस पर नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लग रही है, यानी ग्रेविटी फोर्स वो होती है जो हर बॉडी पर लगती है, ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है, तो नीचे की जानिब से उस पर ग्रेविटी की फ़ोर्स लग रही होगी और ऊपर से कौन सी फ़ोर्स लग रही होगी, वायर इक्वल टेंशन फोर्स लगा रही होगी, यानी जो वायर है वो कौन सी फोर्स लगा रही होगी, टेंशन फोर्स लगा रही होगी। सो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देंगी, जिसकी वजह से दोनों बैलेंस हो जाएंगी और बल्ब जो है वो रेस्ट में रहेगा, कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाएगा, इसलिए ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। सेकंड उसने हमें एग्जांपल दी है कि एक मैन है, अ मैन होल्डिंग अ बॉक्स। इसी तरह मैन ने, एक आदमी ने, उसने बॉक्स पकड़ा हुआ है तो उसका वेट नीचे की जानिब होगा और मैन ने जो उसको उठाया हुआ है वो ऊपर की जानिब होगा। सो ये दोनों लाइंस हो जाएंगी, यानी कि बॉक्स की जो वेट है वो नीचे की जानिब और जो मैन ने उसको होल्ड किया हुआ है वो ऊपर की जानिब होगा। सो इनकी डायरेक्शन
डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से जो बॉक्स है वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा। अ बीम हेल्ड हॉरिजॉन्टल अगेंस्ट अ वॉल विद द हेल्प ऑफ एन रूप एंड हैंगिंग वेट आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कहता है कि तीनों चारों एग्जाम्पल जो उसने दी हैं वो किसकी एग्जाम्पल है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल है। आप इसमें से कोई भी एक तो कर सकते हैं, उसको अपनी डेफिनेशन के साथ जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। सो आगे देखिए, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ तक उसने स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल्स हमें अच्छी तरह समझा दी हैं। अब आगे वो आ रहा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल किस तरह से होती हैं। वो कहता है कि अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अ पैराट्रोपर। एक पैराट्रोपर यानी जो पैराशूट के जरिए ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं, उसकी एग्जाम्पल उसने दी है यहाँ पे। इन अ फ्यू सेकेंड आफ्टर द फ्री fall the parachute opens and a little later the paratrooper starts descending with a uniform velocity। इसमें वो कह रहा है कि पैराट्रूपर जो है वो क्या होता है कि कुछ सेकंड्स के बाद फ्री फॉल यानी कि गिरना शुरू हो जाता है ज़्यादाना तौर पर, और पैराशूट जो है वो ओपन होता है, और लीटर लेटर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, द पैराट्रूपर जो उसके अंदर वो आदमी है जो पैराशूट में बैठा हुआ है, स्टार्स डिसेंडिंग नीचे आना शुरू हो जाता है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक जैसी स्पीड के साथ नीचे आना शुरू हो जाता है। हमने यहाँ पे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये पढ़ी थी कि उसके अंदर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में हरकत करती है, तो यहाँ पे भी पैराशूटर जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे आ रहा होता है। इसकी वजह क्या है, इन द स्टेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। कहता है कि इस केस में इस पर दो फोर्सेज लग रही होती हैं। पहली फोर्स कौन सी है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कहता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लग रही होती है पैराशूट के ऊपर, वर्टिकली यानी कि अमूदन इस तरह से लग रही होती है, यानी जो अर्थ है जो ज़मीन है वो पैराशूट को नीचे की जानिब खींच रही होती है। ऑन द पैराट्रूपर इज बैलेंस्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर। अब ये रेजिस्टेंस ऑफ एयर क्या है, अब अर्थ तो जो है पैराशूट को नीचे की जानिब खींच रही है, और इस तरह जो एयर के अंदर जो रेजिस्टेंस है यानी कि जो हवा की रुकावट है वो पैराशूट को ऊपर की तरफ खींच रही होती है। ठीक है, सो ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में सेम नहीं है, इससे कैंसिल आउट कर देंगी, और बॉडी जो है वो एक ही स्पीड के साथ ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, बल्कि एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे आना शुरू हो जाएगी, इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, यानी उसकी स्पीड जो है वो बढ़े या कम हो तो उसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्योंकि बॉडी की स्पीड में कोई फ़र्क पैदा नहीं हो रहा, इसलिए बॉडी एक ही स्पीड के साथ नीचे आएगी और उसे क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ तक हो गया हमारे इक्विलिब्रियम को टॉपिक क्लियर। हमने इसमें उसका कॉन्सेप्ट को देखा, उसकी डेफिनेशन को देखा, और उसके बाद हमने इनकी एनिमेशन वीडियोस के साथ इसको समझने की कोशिश की। उसके बाद हमने इसकी टाइप्स को देखा, टाइप्स को अच्छे से क्लियर किया, टाइप्स की फिर आगे एग्जांपल्स देखी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम स्टडी करते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम की कितनी हालतें हैं या उसकी कितनी शराइत हैं। इस टॉपिक में हम वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम पीछे प्रॉपर तौर पर समझ आए हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाती हैं, एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देती हैं, तो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट नहीं करती, यानी कि उसकी स्पीड में इजाफा या कमी नहीं होती, और इक्विलिब्रियम मेंटेन होने की वजह से बॉडी जो है वो रेस्ट में रहती है या एक यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब यहाँ पर उसने हमें इक्विलिब्रियम की दो हालतें बताई हैं या दो कंडीशंस बताई हैं कि इक्विलिब्रियम के होने के लिए दो ख़ास हालतें या दो ख़ास कंडीशंस का होना ज़रूरी होता है। तो हम इनको अब बारी बारी देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज़ इक्वल टू एम ए। इसमें वो कह रहा है कि न्यूटन का जो दूसरा कानून था वो किसके बारे में था, हरकत के बारे में था, यानी मूवमेंट के बारे में, जिसमें उसने कहा था कि एफ जो है किसके बराबर होता है, एम ए के हाथ से ज़रब के बराबर होता है। न्यूटन ने कहा था कि जो फोर्स है वो किसके बराबर होती है, मास और एक्सेलरेशन को जब हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स निकल आएगी। अब यहाँ पर देखिए, इफ़ द बॉडी इज़ इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, कहता है कि अगर बॉडी एक सीधी लाइन में मूव कर रही है, एक सीधी लाइन में यूँ मूव कर रही है, तो क्या होगा कि उसके अंदर एक्सेलरेशन तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि एक सीधी लाइन में या एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत कर रही है तो एक्सेलरेशन तो तब पैदा होगा ना जब उसकी स्पीड कम या ज़्यादा होगी। सो बॉडी एक सीधी लाइन में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है,
मूव कर रही है तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़ीरो होगा तो दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ज़ीरो किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो भी ज़ीरो हो जाता है। फॉर एग्जांपल 0 अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उसको भी ज़ीरो कर देगा। सो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ज़ीरो। तो एफ बराबर होगा ज़ीरो के, यानी कि फोर्स जो है वो बराबर हो जाएगी ज़ीरो के। यही फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि जो हमारे पास फोर्स होगी वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। यानी जब बॉडी की स्पीड में चेंजिंग नहीं आ रही होंगी तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो फोर्स ज़ीरो होगा। यही हमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बता रही है कि सम अप ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम विच स्टेट्स दैट, कहता है कि ये मैथमेटिकल फॉर्म है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। और यही जो मैथमेटिकल फॉर्म है यही इस सारे कंडीशन का निचोड़ है, और अगर हम इसको याद कर लेंगे तो हमें इसका कंसेप्ट अच्छे से याद रहेगा और भूलेगा नहीं कि तमाम सम ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो states that the first condition of equilibrium, कहता है कि a body is said to be in translation equilibrium only if the vector sum of all the external forces acting on it equal to ज़ीरो। इसमें वो कह रहा है कि जो एक बॉडी है वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, यानी एक सीधी लाइन में हरकत कर रही है और उसका इक्विलिब्रियम क्या है, वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो उस इसलिए वो होगी, या उसको इसलिए कहा जाएगा कि ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है ओनली इफ़, अगर सिर्फ उसका द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर उसकी जो फोर्सेस का जो सम है वो बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा, यानी कि कोई भी फोर्स जो है वो उस पर अमल नहीं कर रही होगी, तमाम फोर्सेस का जो सम अप है वो ज़ीरो हो जाएगा और तमाम फोर्सेस एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगी, और जो बॉडी पर नेट फोर्स लगेगी वो किसके बराबर होगी, ज़ीरो के। सो बॉडी किसके रेस्ट में होगी, या एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत करेगी। यानी अगर कई फोर्सेस एक बॉडी पर एक्ट कर रही हैं तो वो इक्विलिब्रियम में उस हालत में होगा। यानी इक्विलिब्रियम के लिए शर्त क्या है, शर्त ये है कि जब सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, मतलब क्या कि लेफ़्ट साइड की जो फोर्स है वो राइट साइड की फोर्स को कैंसिल कर देगी, इसी तरह जो अपवर्ड वाली है वो डाउनवर्ड वाली को कैंसिल आउट कर देगी। जब सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, और कैंसिल आउट तब ही करेंगी जब एक दूसरे में बराबर होंगी और डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होंगी, तो क्या होगी, फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी और बॉडी जो है वो रेस्ट में रहेगी। आप यहाँ पे एग्जांपल देख लें कि जैसे एक आदमी है, उसने बॉक्स उठाया हुआ है, बॉक्स को लेके जा रहा है। अब बॉक्स जो है वो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, यानी उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। दूसरी तरफ जो वो आदमी है उसने बॉक्स को ऊपर की जानिब अपने हाथ से उठाया हुआ है, यानी उसके ऊपर दो फोर्सेज लग रही हैं, एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है। अगर दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, नीचे और ऊपर की तरफ दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट पैदा नहीं होगी और जो बॉक्स है वो रेस्ट की हालत में रहेगा। तो ये बता रहा था हमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम नीचे पढ़ लेते हैं। इन केस अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस F1, F2, F3 so on having their resultant equal to F are acting on a body, these can be resolved into their rectangular components. And first condition of equilibrium can be then written as F1x plus F2x plus F3s plus so on is equal to ज़ीरो। इसको आप यूँ समझें कि हम जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे होते हैं तो वो फोर्स जो है वो एक ही जो है एंगल में नहीं होती, या एक सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। बाज़ औक़ात हम ऐसी फोर्सेस लगा रहे होते हैं जो किसी एंगल पे होते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए कि एक बॉक्स है, उसको एक रस्सी बांधी गई है और एक इंसान या एक आदमी उसको पकड़ के जा रहा है, ये रस्सी है और इसको इस एंगल पे वो लेके जा रहा है, ये अर्थ है, और इसको इस एंगल पे जो है ड्रैग करके लेके जा रहा है। अब ये देखिए कि ये एंगल बन रहा है, और जब एंगल बने तो उसको फिर हम Fx और Fy में रिजॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने पीछे यहाँ पे पढ़ा था। ये देख लीजिए आप कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किस तरह फोर्स को उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करते हैं, Fx के अंदर और Fy के अंदर। सेम केस यहाँ पे भी है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है किसी एंगल के अंदर तो हम उसको x में और y में भी रिजॉल्व करेंगे। जब x में रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास Fx, F1x, F2x, F3x प्लस सो ऑन, यानी कई फोर्सेज अगर लग रही हैं तो उन सब के हम x कंपोनेंट को यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। इसी तरह y एक्सिस पे भी x एक्सिस अब ये हो जाएगा, ये वाला, और वाई एक्सिस ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी जो भी एक्स एक्सिस पे फोर्सेस लग रही हैं हम इनको लिखेंगे, और इसी तरह अगर वाई पे लग रही हैं तो हम उनको लिखेंगे।
तो अगर ये कंडीशन ये है कि सम अप ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अगर आप एक्स एक्सिस पे भी रिजॉल्व कर रहे हैं या अगर आप वाई एक्सिस पे सम अप कर रहे हैं फोर्सेस को, तो कंडीशन ये है कि इनका जो सम अप है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। सो हमारे पास एफ एक्सिस के अलोंग जो है सम अप कितना आ गया, ज़ीरो आ गया, यानी कि कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। और इसी तरह वाई पे भी इसी तरह सेम कंडीशन है। क्यों सेम कंडीशन है? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देती हैं, जिसकी वजह से आंसर ज़ीरो के इक्वल आता है। इसी तरह उसने यहाँ पे हमें उसका बताया है, रिजल्ट क्या आया है। दस फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन आल्सो स्टेटेड एज द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि तमाम कंपोनेंट्स जो हैं एक्स एक्सिस के अलोंग उनका सम जो है शुड बी ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर होगा। यहाँ पे उसने इस कंडीशन को एक्सप्लेन किया है। और ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग जितनी भी फोर्सेस लगेंगी वो कितना होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। एंड द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, यानी कि ये जो कंपोनेंट्स वाई के अब इक्वल बताने जा रहा है, तमाम कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस शुड बी ज़ीरो, शुड आल्सो बी ज़ीरो। वाई एक्सिस के अलोंग जो जितनी भी फोर्सेस होंगी उनका भी सम अप ज़ीरो के बराबर होगा। अब इस कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है। सो हमने फर्स्ट कंडीशन में जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, जो चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में आपने इस जो ये वाली इक्वेशन है उसने आपको उसको आपने अच्छे से याद रखना है कि सिग्मा एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी चाहे अलोंग एक्स एक्सिस है चाहे अलोंग एक्स वाई एफ वाई है, आपने ये याद रखना है कि सम अप ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि तमाम फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो की इक्वल होनी चाहिए। ये तब होगा जब डिफरेंट डायरेक्शन में अमल करती हुई फोर्स एक दूसरे के असर को, इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें और जो रिजल्टेंट फोर्स है हमारे पास वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए। तो ये एक बताता है हमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और बॉडी जो है या तो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत करना शुरू कर देगी। तो ये हमने पढ़ा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में। अब हम पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। सो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज टू द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे पीछे हमने फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा था कि फर्स्ट कंडीशन किस पे अप्लाई हो रही होती है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में, यानी जब एक बॉडी एक लाइन में हरकत करेगी। लाइन मतलब क्या कि एक स्ट्रेट लाइन में या किसी अर्थ पे या किसी टेबल पे। सो एक उसकी एक स्ट्रेट लाइन होती है। जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो उस पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, फर्स्ट कंडीशन। लेकिन अगर बॉडी एक सर्कल के अंदर वो मूव कर रही है, यानी उसके अंदर रोटेशनल मोशन हो रही है, तो उस पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, सेकंड कंडीशन। ठीक है, विच मीन्स दैट द बॉडी शुड नॉट रोटेट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेस। इस पे कह रहा है कि अगर आप बॉडी पे फोर्स लगाएंगे और वो घूमना शुरू कर देगा, अगर तो वो घूम जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है। इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कि या तो वो बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन में आ जाएगा या वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर वो घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं होगा। यहाँ पे वही बता रहा है कि द बॉडी शुड नॉट रोटेट, बॉडी को घूमना नहीं चाहिए अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेस, फोर्सेस के ज़ेरे असर बॉडी को मूव नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर बॉडी एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी तो वो यहाँ मूव नहीं करेगी, या अगर करेगी भी तो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ उसकी मूवमेंट होगी। अब यहाँ पे देखिए कि हमने ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि जब किसी जिस्म पर फोर्स लगती है और फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, जिसकी वजह से वो बॉडी जो है वो मूव नहीं करती एक लाइन में बल्कि रेस्ट में आ जाती है। और यहाँ पे सेकंड कंडीशन में हम पढ़ेंगे कि ये जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम के रिलेटेड है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी रोटेट करती है, सिर्फ फोर्सेस के ज़रिए से रोटेट नहीं करती बल्कि उसके अंदर टार्क भी पैदा हो रहा है। अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल लगा लें कि जब हम एक दरवाजे को खोलते हैं हैंडल से पकड़कर, तो ना सिर्फ उस पर फोर्स लग रही होती है बल्कि जब वो बॉडी अपने हिंज के इर्द गिर्द रोटेट करती है तो उससे क्या हो रहा होता है, टर्निंग इफेक्ट उसके अंदर क्रिएट हो रहा होता है। और हम जानते हैं कि टर्निंग इफेक्ट को क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं। अगर हमने उस बॉडी को इक्विलिब्रियम की हालत में लेकर आना है तो उस पर यह कंडीशन अप्लाई करनी होगी कि उसका जो टार्क है वो ज़ीरो कर देना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के केस में क्या किया था, यानी जो बॉडी थी वो फोर्स के ज़रिए असर घूम रही थी, फोर्स के ज़रिए से वो मूव कर रही थी, तो हमने क्या किया, फोर्सेस का सम को ज़ीरो कर दिया। अब यहाँ रोटेशनल इक्विलिब्रियम के केस में बॉडी जो है वो रोटेट करेगी किसके ज़रिए असर, टार्क के ज़रिए असर। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जहाँ पर रोटेट करेगी बॉडी वहाँ पर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, टार्क का। होगी फोर्स ही, लेकिन वो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, टार्क कहेंगे। सो यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में तब होगी जब उसकी टार्क का जो सम है वो बराबर होगा ज़ीरो के।
यहाँ पे देखिए उसने आगे फिगर को एक्सप्लेन किया है। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ अ रिजिड बॉडी इन फिगर, टू फोर्सेस F1 एंड F2 ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग ऑन इट। यहाँ पे देखिए कि F1 इस साइड पर लग रही है, F1 जो है वो राइट साइड को लग रही है और F2 जो है वो लेफ़्ट साइड पे लग रही है। अब आप गौर से देखिए कि जो इनका मैग्नीट्यूड है यानी जो इनकी मिकदार है, जो जिस मिकदार पे ये लग रही हैं वो मिकदार बिल्कुल सेम है। इन केस ए के अंदर दिखाया गया है बोथ द फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। आगे कह रहा है इन केस बी के केस में क्या है, द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेज आर डिफरेंट। यहाँ पे उनकी लाइन्स डिफरेंट है। ये देखिए एक ऊपर अपवर्ड पे लग रही है और दूसरी जो है नीचे लग रही है, यानी इनके जो पॉइंट हैं फोर्सेस लगने के वो डिफरेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो अलग अलग हिस्सों पे लग रही हैं, उनकी जो पॉइंट है फोर्स लगाने का वो डिफरेंट है। एक यहाँ पे लगेगी और एक यहाँ पे लगेगी और इनके जो पॉइंट्स हैं वो लाइंस ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होंगे। सीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 आर इक्वल, कहता है कि जैसा कि इनकी मिकदार सेम है यानी उतनी ही फोर्स यहाँ पे लगी है, उतनी ही फोर्स यहाँ पे लगी है। सो द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, इसलिए कहता है कि जो इनका सम अप है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में जो फोर्स का सम अप है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। इसमें वो कह रहा है कि F1 और F2 चूँकि इक्वल हैं, यहाँ पे भी इक्वल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देंगी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो फोर्स का रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह इसी केस में भी ऐसा ही है कि दो फोर्सेज उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक राइट साइड पर है, एक लेफ्ट साइड पर लग रही है और एक दूसरे के असर को कैंसिल आउट कर देंगे। कहता है कि यहाँ तक क्या हो गया कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गई। यहाँ तक फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, सम अप ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू जीरो। ये क्या था, फर्स्ट वाली कंडीशन थी, यानी कि तमाम फोर्सेस का जो सम अप है वो जीरो के बराबर होगा। आगे देखिए, बट यू कैन ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ बी के केस में कहता है क्या होता है, द फोर्सेस आर फॉर्मिंग अ कपल। कहता है कि जो फोर्सेस हैं वो कपल बनाती हैं। कपल में हमने क्या पढ़ा था कि टू फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन सेम ना हो वो क्या करवाती हैं, और जिनकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी सेम ना हो और डायरेक्शन भी सेम ना हो वो क्या बनाती हैं, कपल बनाती हैं। अब ये देखिए कि ये एक फोर्स नीचे लग रही है, एक फोर्स ऊपर लग रही है और डायरेक्शन भी सेम नहीं है, सो ये क्या बना देंगी, कपल बना देंगे। हमने ये देखिए कपल के केस में हमने क्या पढ़ा था, ये देखिए कपल के केस में हमने पढ़ा था कि जब टू इक्वल और अपोजिट पैरेलल फोर्सेस हैं वो बॉडी के टू डिफरेंट पॉइंट्स पे लगे, यानी एक पॉइंट्स पे ना लगे बल्कि डिफरेंट पॉइंट्स पे लगे। ये देखिए एक ऊपर को है एक नीचे को है यहाँ, इसीलिए इसी तरह यहाँ पे भी सेम केस वही है कि कपल पैदा हो रहा है, विच कैन अप्लाई टार्क टू रोटेट द बॉडी अबाउट पॉइंट ओ। कहता है कपल की वजह से क्या होता है, बॉडी टार्क पैदा होता है। टार्क क्या है कि एक टर्निंग इफेक्ट है जिसकी वजह से बॉडी जो है वो पॉइंट ओ के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कपल की वजह से टार्क पैदा हुआ और टार्क की वजह से बॉडी जो है वो रोटेट होना शुरू होगी। देयरफॉर फॉर अ बॉडी टू बी कम्प्लीटली इन इक्विलिब्रियम अ सेकंड कंडीशन इज आल्सो रिक्वायर्ड। इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ देखिए कि फोर्सेस का सम अप तो जीरो हो गया, यहाँ पे भी फोर्सेस का सम अप जीरो था और यहाँ पे भी फोर्सेस का सम अप जीरो हो गया, लेकिन बॉडी फिर भी मूव कर रही है। बॉडी क्यों मूव कर रही है, टर्निंग इफेक्ट यानी टार्क की वजह से, कपल की वजह से। इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ फोर्सेस का सम अप ज़रूरी नहीं कि वो ज़ीरो हो, बल्कि टार्क जो है वो भी ज़ीरो होना चाहिए, यानी उसके ऊपर जो सेकंड कंडीशन है वो भी होनी चाहिए कुछ, ताकि बॉडी जो है वो कम्प्लीटली इन इक्विलिब्रियम हो जाए, यानी उसके अंदर कोई भी मूवमेंट, कोई भी उसके अंदर रोटेशनल जो मूवमेंट है वो ना हो रहा हो। सिर्फ फोर्सेस का सम अप ज़ीरो काफ़ी नहीं, बल्कि यहाँ पर जो है ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए जिसके अंदर बॉडी रोटेट भी ना करे और बिल्कुल एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाए या एक इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाए। दैट इज़ नो नेट फॉर टार्क शुड बी एक्टिंग। कहता है इससे ये तब होगा कि बॉडी मूव नहीं करेगी और इक्विलिब्रियम की हालत में होगी जब उस पर अमल करने वाला टार्क है वो भी ज़ीरो होगा, यानी कोई फिर नेट टार्क जो है वो बराबर होगा ज़ीरो के। ठीक है, नेट टार्क किसके बराबर होगा, नेट टा इज इक्वल टू जीरो, नेट टार्क जीरो के बराबर होगा। दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विच कैन स्टेटेड एज। ये जो कंडीशन है, ये जो हालत है कि हमारे पास टार्क है यानी जो टर्निंग इफेक्ट है बॉडी का वो जीरो के बराबर हो जाए, यानी उसके अंदर कोई भी टर्निंग इफेक्ट ना आ रहा हो, बॉडी बिल्कुल मूव ना कर रही हो एक गोल सर्कल के अंदर, तो उसके अंदर उसको हम क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। क्योंकि इक्विलिब्रियम है ही क्या, इक्विलिब्रियम ये है कि बॉडी कुछ भी मूवमेंट ना करे, उस पर फोर्सेस का तमाम असर जो है या घुमाने का या मूव करवाने का असर बिल्कुल जीरो हो जाए। उसको हमने कहा था
था कि ये इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पे चूँकि बॉडी रोटेट कर रही है तो हमने कुछ ऐसा सिस्टम ढूंढना है जो बॉडी को मूव ना करवाए एक सर्कल के अंदर। सो ये असर कब तब होगा जब हम टार्क को जीरो के इक्वल कर देंगे। ये क्या कहता है, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो। कहता है कि जो टार्क है, जो सम है, वेक्टर सम है, वो किसके बराबर होना चाहिए, बिल्कुल जीरो के बराबर होना चाहिए। इस वजह से बॉडी जो है वो रोटेट नहीं करेगी, बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी एक सर्कल के अंदर। मैथमेटिकली इसे कैसे लिखते हैं, उसको इस तरह से लिखते हैं, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए आगे इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज़ होने वाला है। हैंस अ बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम व्हेन, कहता है कि जैसे हमने यहाँ पर उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यहाँ पे इसको रिजॉल्व किया था, इसी तरह यहाँ पे भी हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस जो टार्क होगा, फोर्स होगा या टार्क होगा, वो कितने फोर्स होगी, वो कितनी होगी, जीरो होगी। और अलोंग वाई एक्सिस फोर्स कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि फोर्स का सम अप ही जीरो है तो इनके जो एक्स और वाई कंपोनेंट में भी फोर्स जीरो ही होगी। सो जो हमारे पास सम ऑफ ऑल टार्क है वो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। और हमने पढ़ा कि जब जीरो जो है उसका सम, जो टार्क है उसका सम ऑफ जीरो होगा तो बॉडी के अंदर कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं पैदा होगा, बॉडी जो है वो रोटेट नहीं करेगी, जिसकी वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर लेगी और इक्विलिब्रियम की जो उसकी कंडीशन है उसको गेन कर लेगी। सो आज हमने स्टूडेंट्स ये पढ़ा कि इक्विलिब्रियम क्या है, उसको हमने एग्जाम्पल्स के साथ देखा, हमने एनिमेशन वीडियोज़ के साथ देखा, उसके बाद हमने इसकी टाइप्स को देखा, स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम उसकी एग्जांपल्स को देखा और एनिमेशन वीडियोस इसके साथ समझी। और उसके बाद हमने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल किया कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसी तरह जो हमने सेकंड कंडीशन को देखा कि सम ऑफ ऑल टार्क मस्ट बी इक्वल टू जीरो, फिर बॉडी जो है वो सेकंड कंडीशन को अप्लाई फुलफिल करेगी। सो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी पॉइंट आपका रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए हों तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो, हर लेक्चर आपको सबसे पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए जो कि हमारी होगी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। और इसके बाद हम एग्जाम्पल्स को इसको कवर करेंगे और उसके बाद हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।